नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी क्लास 17-16 तक दोस्तों मैं शुरू कर बता दिया हूँ। 16 में आपका भारत का भूगोल जो है शुरू हो गया है। 15 लेक्चर तक जो है भारत का इतिहास जो है। अब दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, लेखपाल, अन्य महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है दोस्तों। पीटी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास बता रहा हूँ दोस्तों। मेरे पढ़ाए हुए लगभग जो है बहुत सी एएनएम बहनें सिलेक्ट हुई हैं। पीटी में भी दोस्तों बहुत अभ्यर्थी शार्ट लिस्ट हुए हैं। एएनएम बहनें लगभग 3000 एएनएम बहनें ऐसी हैं जो मेरा पढ़ाया हुआ जो है सिलेक्ट हुई हैं दोस्तों। आप लोग को बता दे रहा हूँ 9212 पद में 3000 तो अकेले एनम बहनें मेरे पढ़ाए हुए हैं, क्योंकि कमेंट के माध्यम से उन्होंने बताया था। चलिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए अपडेट की तरफ चलते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस लेक्चर में बताया जाएगा कि भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह की उदाहरण है। इस प्रकार की नदियाँ सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम गंगोत्री हिमानी से होता है। भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल फरक्का नामक स्थान पर यह बंगाल में प्रवेश करती है। यहाँ से पद्मा नाम से जाना जाता है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो यहाँ से इसको पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र में मिलती है। गंगा अपने मुहाने पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण भी करती है। अक्सर पूछा जाता है विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कौन करती है, तो गंगा ही नदी करती हैं दोस्तों। आप लोग को मैंने बता दिया कितना महत्वपूर्ण, इसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है यह क्वेश्चन। यमुना नदी है, गंडक है, घाघरा है, कोसी है, गोमती है, सोन, रामगंगा, इतनी नदियाँ जो हैं यह सहायक नदी हैं। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत ताल मतलब फुल्लर झील, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में है। यह गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान है। यह गाजीपुर जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद में स्थित बंदर पूछ से होता है। प्रयाग में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी की सहायक नदियां हैं केन, बेतवा और चंबल। भारत में चंबल और सोन नदियां अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। सोन नदी गंगा के दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख नदी है। गंगा की सहायक नदी सोन उत्तर वाहिनी है। नर्मदा नदी विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा, ताप्ती एवं दामोदर नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहाँ यह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। पूछा जाता है कि प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यह गोदावरी है। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी मीठी नदी यह महाराष्ट्र में है। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल नदी भी कहा जाता है। कोसी नदी की 7 धाराएं हैं जिनमें अरुणा प्रमुख है। यह नदी अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। राजघाट नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से स्थापित परियोजना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में 22 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर स्थित है। भारत की चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। अक्सर यह पूछा जाता है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बन रहा है, तो चिनाब नदी पर बन रहा है। सिंधु नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। दोस्तों मैं हर लेक्चर आपको ऐसे बताऊंगा कि एकदम टॉपिक वाइज रहेगा, जो पीईटी में और अन्य भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप सीरियल वाइज पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों नगर हैं, नदी हैं, कहाँ पर कौन मतलब किस
नगर के पास कौन सी नदी बसी हुई है? आप देख सकते हैं गोरखपुर राप्ती नदी के है, कानपुर गंगा के पास है, लुधियाना सतलज के पास है, सुकोवा जो है घाट ब्रह्मपुत्र नदी के पास पास है, सूरत जो है ताप्ती नदी के पास, यह पूछा गया क्वेश्चन है, कुरनूल तुंगभद्रा पर है, अहमदाबाद साबरमती यह भी पूछा गया है, पटना गंगा नदी के पास है, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। पटना कहाँ पर है? गंगा नदी के पास है। हैदराबाद मूसी नदी दोस्तों छोटी सी नदी है हैदराबाद में, मैं तो देखा हूँ वहाँ पर जाकर, बहुत छोटी सी नदी है वो, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर बसा है, पूछा गया क्वेश्चन है। श्रीनगर नगर जो है झेलम पर है दोस्तों, कोटा चंबल में है, पंढरपुर भीमा में है, नासिक गोदावरी में है, बरेली रामगंगा में है, भुवनेश्वर महानदी है, ओरछा बेतवा में है, कटक महानदी के किनारे दोस्तों, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। कटक और भुवनेश्वर जो है दोनों। अयोध्या सरयू नदी के है, ये तो सभी को पता है दोस्तों, श्री रामचंद्र जी की जो है जन्मभूमि। हुगली कोलकाता जो है हुगली नदी के पास में है, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र के पास है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के पास है, संबलपुर महानदी के पास है, आगरा यमुना के पास है, ये भी सभी को पता है दोस्तों। ताजमहल आप लोग जानते हैं कि उसका पीला रंग किस कारण होता है, तो यमुना नदी से जो भी। लखनऊ गोमती नदी के पास है, बद्रीनाथ अलकनंदा वाराणसी गंगा के पास है, ये भी पूछा है दोस्तों। अलकनंदा नदी के किनारे कौन है? बद्रीनाथ। मथुरा जो है यमुना नदी के है, इलाहाबाद गंगा और यमुना जो है जहाँ पर संगम की बात होती है। दिल्ली यमुना नदी के पास है, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के पास है, फिरोजपुर सतलज नदी के पास है, हरिद्वार गंगा नदी के पास है। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों, वर्ल्ड वाटर फॉल्स डाटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात है। यह कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत के नियाग्र के रूप में जाना जाता है। भारत का सर्वाधिक ऊंचा झरना कुंचिकल जो एशिया में इस संदर्भ में द्वितीय स्थान पर है दोस्तों। चूलिया प्रपात चंबल नदी पर, धुआंधार प्रपात एवं कपिल धारा प्रपात नर्मदा नदी पर, हुंडुरु प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। भारत की सबसे बड़ी झील जो है दोस्तों उड़ीसा में है, वो किस नाम से है? चिल्का के नाम से है, पूछा जाता है। जो खारे पानी को लैगून झील है, अक्सर पूछा जाता है खारे पानी का जो झील है वह कौन सा है दोस्तों? चिल्का झील है और भारत में पाई जाती है या उड़ीसा राज्य में। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील दोस्तों, ये भी पूछा गया क्वेश्चन, वुलर है, जम्मू कश्मीर है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील पर है। राज्य दोस्तों और प्रमुख झीलें उनकी देख लेते हैं। चिल्का झील ओडिशा में है, पेरियार झील केरल में है, अष्टमुंडी झील केरल में है, पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, वेम्बनाद झील केरल में है, लोकटक झील मणिपुर में है, डिडवाना उदय सागर झील राजस्थान में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश है, फुल्लर झील उत्तर प्रदेश है, वुलर डल झील जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। वुलर डल झील पूछा जाता है। और वैरागी नाग झील, लोनार झील महाराष्ट्र में है, सांभर नक्की पिछौला झील राजस्थान में है, लूनकरनसर जय समंद और फतेह सागर झील राजस्थान में है। सात ताल नैनीताल उत्तराखंड में है दोस्तों। सात ताल नैनीताल, मालाताल देवताल और नैकुचिया ताल, धुरण ताल, अगर ऐसे ताल से पूछे तो दोस्तों यह उत्तराखंड में, ज़्यादा करके ताल जो है उत्तराखंड में ही हैं। नागिन झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील यह जम्मू कश्मीर में अक्सर पूछा गया है दोस्तों। यह अनंतनाग झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, इस तरह से पूछा गया है। भारत का मानसून, भारत में कुल वर्षा का लगभग 92% दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। भारत में इसकी सक्रियता जून से सितंबर तक रहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है और सर्वोच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। तमिलनाडु में मानसून का सामान्य महीना नवंबर दिसंबर है। दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में मानसून की अवधि कम होती है। दक्षिण भारत में मानसून जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है, जबकि उत्तर भारत में प्रवेश करने में दक्षिण की अपेक्षा अधिक समय लगता है। भारत में सबसे पहले मानसूनी वर्षा केरल में होती है। दोस्तों कौन सी दर्रा कहाँ पर है, उसकी क्या विशेषता है वह देख लेते हैं। खैबर दर्रा अफगानिस्तान पाकिस्तान में है।
काराकोरम दर्रा जम्मू एवं कश्मीर में है, चीन से कश्मीर को जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा है। बनिहाल दर्रा जम्मू एवं कश्मीर में है, यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को जम्मू एवं कश्मीर के लद्दाख से जोड़ता है। भोर घाट यह महाराष्ट्र में है, मुंबई पुणे को सड़क एवं रेल मार्ग से जोड़ने वाला पश्चिम घाट का संकीर्ण द्वार है। थाल घाट यह महाराष्ट्र में है, यह प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है, इससे होकर मुंबई के लिए सड़क एवं रेल मार्ग गुजरता है। जिले पला सिक्किम में है दोस्तों, यह तिब्बत को सिक्किम से जोड़ता है। नाथुला पूछा गया है दोस्तों, यह नाथुला दर्रा कहाँ पर है, तो यह सिक्किम में है। वर्ष 1962 से बंद पड़े इस भारत चीन मार्ग को वर्ष 2006 में पुनः व्यापार हेतु खोला गया। लिपुलेख दर्रा यह भी पूछा गया है दोस्तों, लिपुलेख दर्रा कहाँ, उत्तराखंड में, यह कुमायूं क्षेत्र को तिब्बत के तालाकोट से जोड़ता है। सिप किला हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी इसी दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है। जोजिला दर्रा यह भी पूछा गया क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर में है, यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, यह दर्रा कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। पाल घाट यह केरल में है दोस्तों, पाल घाट यह केरल के पलक्कड़ कक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। आम्र वर्षा कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है, जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। लेह जो है भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान, अक्सर पूछा जाता है कि सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो दोस्तों लेह जो होता है। चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। मासिन राम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो कौन सा दोस्तों था, चेरापूंजी था। पहले चेरापूंजी में ज़्यादा वर्षा होती थी, तो जो प्रश्न बनते थे तो चेरापूंजी से बनते थे, लेकिन अब जो है पूछा जाता है कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, वह मासिन राम हो गया है। बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, तो कन्फ्यूज ना होइए। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। भारत में उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम द्वारा होती है। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर में होती है, जहां से यह आर्द्रता भी ग्रहण करते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। भारत में शरद ऋतुकाल अर्थात अक्टूबर नवंबर में लौटते मानसून से तमिलनाडु तट पर 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। भारत में मुख्यतः 4 ऋतु चक्रवात पाई जाती है। शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च तक, ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक, और वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर तक, और शरद ऋतु 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। तो दोस्तों यह जो है 4 ऋतु हमारे यहाँ पाई जाती है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत ऋतु। दोस्तों भारत की आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है, शरद अरब सागर शाखा, दूसरा बंगाल की खाड़ी। दोस्तों अक्सर हम लोग पढ़ा करते थे ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, 6 ऋतु जाने, शिशिर, बसंत। तो दोस्तों एक हिसाब से हम लोग ऐसे याद कर लिए थे, ये 4 ऋतु चक्रवात है। लेकिन जो ऋतुएं हैं ग्रीष्म, वर्षा, शरद, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, 6 ऋतु जाने, शिशिर, बसंत। दोस्तों इस तरह से हम लोग याद किया करते थे। मासिन राम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ओडिशा राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। ओडिशा चक्रवात, बाढ़ एवं सूखा तीनों की प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य है, जिस कारण यह अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक प्राकृतिक आपदाएं झेलता है। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लातूर में की गई है। भारत के भू क्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। विगत 2 दशकों में उत्तर भारत के मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। इसका प्रमुख कारण नदियों की घाटियों का गाद, निक्षेपण के कारण छिछला होना, गहराई में कमी होने के कारण सामान्य वर्षा में भी बाढ़ के आने की संभावना बढ़ जाती है। बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। बिहार जो है अक्सर पूछा जाता है बाढ़ग्रस्त राज्य सबसे ज़्यादा कौन है, तो बिहार है। सूखा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र मध्य पूर्वी भारत है।
मध्य पूर्वी भारत बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें ओडिशा राज्य में चक्रवात आवृत्ति की संख्या सर्वाधिक है। चक्रवातीय तूफान अथवा चक्रवात वायुमंडल में हवाओं के चक्राकार आकार के वायुपिंड होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है। दोस्तों मिट्टी से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, मिट्टियाँ अक्सर पूछी जाती है दोस्तों। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो जरूर इससे मिलते हैं आपको, और पीटी में तो जरूर मिलेगा। जितनी एनम बहनें हैं सभी लोग फाइनली अच्छे से पढ़ें दोस्तों। मेरे पढ़ाए बहुत से अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं, फाइनल सिलेक्शन एनम में हुआ है दोस्तों, और लेखपाल में भी पीटी में बहुत से लोग क्वालिफाई हुए हैं। मिट्टियाँ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में बांटा है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान ने मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है, कितने वर्गों में, तो 8 में बांटा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। काली मिट्टी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, खारी एवं क्षारीय मिट्टी, पिटमय या जैव मिट्टी, वनीय मिट्टी। ठीक है दोस्तों। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगूर, रेगड़ या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चरनोजम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। दक्कन ट्रेप की काली मिट्टी को रेगड़ या रेगूर के नाम से भी जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। भारत में काली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों के लगभग 5 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर मिलता है। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर अकुंचित एवं दरार युक्त हो जाती है। इसलिए स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इसको कहते हैं। काली मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है दोस्तों। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, तो काली मिट्टी है। पश्चिमी भारत की काली मिट्टी का निर्माण लावा बेसाल्ट से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। लेटराइट मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। ये मिट्टियाँ सामान्यतः लौह तथा एल्युमिनियम के समृद्ध होती हैं, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, चूना तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। इसका सर्वाधिक विकास मालाबार तटीय प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय में पाया जाता है। यह प्रायः कम उर्वरता वाली मिट्टियाँ हैं। लेटराइट मिट्टी काजू की खेती के लिए उपयुक्त होती है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो लेटराइट मिट्टी होती है। कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जिसको कहते हैं, सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मिट्टी है। यह देश के लगभग 40% भागों के लगभग 15 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है। जलोढ़ मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भाग के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटियों में फैली हुई है। यह मिट्टी मुख्यतः हिमालय से उद्गमित होने वाली नदियों गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं इसकी सहायक नदियों के द्वारा निक्षेपित की गई हैं। जलोढ़ मिट्टी को भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से 2 भागों खादर एवं बांगर में विभक्त किया गया। बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को 2 भाग में विभक्त किया। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर भी कहा जाता है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। दोमट बलुई मिट्टी की जल धारणा क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें रवे भारी मात्रा में पाए जाते हैं। बलुई मिट्टी में वैसे जल धारण नहीं होता है दोस्तों, और यह आलू और शकरकंद, मूलकंद इन सब के लिए जो है काफ़ी उपयुक्त होती है। गाजर के लिए हुआ, चुकंदर के लिए हुआ दोस्तों, और गंजी के लिए ये सब जो है। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक हो। चिकनी मिट्टी में दोस्तों बहुत दिनों तक पानी जो है जल भरा रहता है, जल जमाव होता है। तेजाबी मिट्टी अम्लीय होती है, एसिडिक होती है दोस्तों। मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतः इसमें चूने का प्रयोग किया जाता है। जो तेजाबी मिट्टी उसमें चूना डाल के ही उपयुक्त किया जाता है उस मिट्टी को। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और उसमें खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं।
मिट्टी के अधिक अम्लीय या क्षारीय होने पर वह सामान्य फसलों की कृषि के लिए उपयुक्त नहीं रहती है। चाय बागानों के लिए गहरी, अम्लीय और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। भारत में चंबल घाटी क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। फसल चक्र अर्थात फसलों में परिवर्तन के द्वारा मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन मैं आप लोग को लेक्चर 16 में बताया हूँ। लेक्चर क्लास 18 में भारत के वन से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं यह आप लोग को बताया जाएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।